हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट में। हम आपको पढ़ा रहे थे इस समय इकोसिस्टम के बारे में, जिसमें हम आपको इकोसिस्टम की डिफिनीसन बता चुके हैं एंड इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं एंड इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ये सभी हम प्रीवियस क्लासेस में जिक्र कर चुके हैं। आइए जानते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में जानना। तो आइए देखते हैं क्या है इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम की संरचना कैसी होती है और किसी भी इकोसिस्टम का क्या कार्य होता है, इसके अंतर्गत हम आपको सब चीज़ें टाइम टू टाइम बताएंगे। एंड आइए देखते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर के हिसाब से और फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या है, आइए जानते हैं। इकोसिस्टम फर्स्ट है स्ट्रक्चर एंड सेकंड है फंक्शन। स्ट्रक्चर मीन्स होती है संरचना। स्ट्रक्चर का अर्थ होता है संरचना, मीन्स पारिस्थितिक तंत्र का या पारितंत्र की क्या संरचना होती है, इसी को हम स्ट्रक्चर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। एंड सेकेंड टाइप है फंक्शन। तो इकोसिस्टम का कार्यप्रणाली क्या है या पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र का कार्य कैसे कंप्लीट होता है, फंक्शन के अंतर्गत ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर्स ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट है अब स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में फर्स्ट पॉइंट है अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं, जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, एयर है, जल है, तापमान है, जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं, जितनी भी बाह्य चीज़ें हैं, जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं, वो सभी की सभी अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आती हैं। जो अबायोटिक कंपोनेंट्स, जो अबायोटिक घटक हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करती हैं प्राणियों के साथ मिलकर। आइए देखते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत फर्स्ट है फिजिकल अबायोटिक कंपोनेंट एंड सेकेंड है केमिकल अबायोटिक कंपोनेंट। फिजिकल अबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत हम तापमान, एयर और जितनी भी मौसम, जलवायु और जितनी भी चीज़ें हैं, सभी का जो भौतिक रूप से हमें प्राप्त हैं, प्रकृति के द्वारा हमें प्रदत्त हैं, वो सभी चीज़ें अबायोटिक कंपोनेंट के भौतिक चीज़ों में आएगा, मीन्स भौतिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आएगा। एंड सेकेंड पॉइंट है केमिकल। केमिकल का अर्थ होता है रसायन। रासायनिक रूप से जो हमें कंपोनेंट प्राप्त होते हैं, जैसे हम जल की बात करें तो जल का केमिकल नेम है H2O, जल। एंड अगर एयर की बात करें, वायु की बात करें, तो इसका केमिकल फार्मूला है O2। तो इस प्रकार से जल, एयर, टेम्परेचर एंड जितने भी केमिकल चीज़ें होती हैं, उसका केमिकल कंपोनेंट के अंतर्गत अध्ययन करते हैं हम इकोसिस्टम में। आइए देखते हैं। इसके बाद ये हो गया स्ट्रक्चर में एबायोटिक कंपोनेंट की बात। अब आइए देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं जो इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब ये होता है जितनी भी हमारे जैव जगत में जितने भी जीव हैं, चाहे वो बड़े जीव हैं, चाहे वो छोटे जीव हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग एंड माइक्रोब्स, सभी बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आएंगे। पौधे, जानवर, बड़े जीव, ह्यूमन बीइंग एंड जितने भी माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे कवक, फंजाई, शैवाल, सभी बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आएंगे। तो आइए देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत फर्स्ट है ऑटोट्रॉफ्स, सेकेंड है कंज्यूमर्स एंड थर्ड है डीकम्पोजर्स। तो बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत फर्स्ट है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये होता है स्वयं पोषी, मीन्स ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लगभग सभी पेड़ पौधे ऑटोट्रॉफ्स के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, वो मीट मांस नहीं खाते हैं, वो पूरी तरह से ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और शाकाहारी प्रवृत्ति के होते हैं। सेकंड है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का मतलब होता है उपभोगकर्ता, मीन्स जो किसी भी चीज़ का, मीन्स किसी भी
पोषण की चीज़ों का अगर उपभोग करे तो उसे कहते हैं उपभोगकर्ता। कंज्यूमर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और कंज्यूमर मीन्स जितने भी कंज्यूमर हैं, चाहे वो प्राथमिक कंज्यूमर हो जिसको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर मीन्स प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। और जितने भी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता जितने भी हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता पौधों पर निर्भर रहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। मीन्स जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो सभी चीज़ों को खाते हैं, वो सर्वाहारी होते हैं, जो टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं। आइए देखते हैं, ये हो गई कंज्यूमर्स की बात। प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक कंज्यूमर्स होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। एंड आइए देखते हैं डीकम्पोज़र क्या होता है। डीकम्पोज़र ऐसे जीव होते हैं, डीकम्पोज़र का अर्थ होता है अपघटनकर्ता। मीन्स ऐसे जीव जो किसी भी जीव को स्क्रावेंज कर जाए, मीन्स उसको सफाया कर जाए, उसे कहते हैं स्क्रावेंजर। और स्क्रावेंजर की इस प्रक्रिया को कहते हैं डीकम्पोजिंग। मीन्स जैसे आप देखे होंगे बाज़ एक पक्षी होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं हॉक या ईगल। तो वो ईगल एक ऐसा पक्षी होता है जो डीकम्पोज़र की श्रेणी में आता है। डीकम्पोज़र जो होते हैं जैसे बाज़ या हॉक या ईगल को ले लीजिए, तो वो सभी जीवों को मतलब ख़त्म कर देता है, पूरी तरह से सफाया कर देता है। इसीलिए इन्हें डीकम्पोज़र को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहते हैं, मीन्स स्क्रावेंजर ऑफ नेचर भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति को क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं। आइए देखते हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे कंप्लीट हुए, ऑटोट्रॉफ्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोज़र्स। आइए देखते हैं, ये हो गई स्ट्रक्चर की बात। आइए देखते हैं अब इकोसिस्टम में क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं इकोसिस्टम के अंतर्गत। टोटल फंक्शन क्या है, टोटल कार्य क्या है। फर्स्ट है फूड चेन। फूड चेन में, फूड चेन का अर्थ होता है भोजन श्रृंखला। भोजन श्रृंखला एक रेखीय श्रृंखला होती है, एक सीधी लाइन में चलती है। जैसे कि टिड्डा हो गया, जैसे कि टिड्डा हो गया, ग्रासहोपर हो गया एंड मेढक हो गया। तो इस तरह से सीधी लाइन, सीधी एरो में दिखाया जाता है फूड चेन के जीवधारियों को। अगर एक फूड चेन का एक भी जीवधारी समाप्त हो जाए तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। मीन्स पूरी जो फूड चेन होती है, भोजन श्रृंखला होती है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है एक जीव के ख़त्म होने से। एंड सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं फूड वेब। फूड वेब का अर्थ होता है खाद्य जाल। फूड चेन और फूड वेब में यही अंतर है कि फूड चेन रेखीय होता है, जबकि फूड वेब जो होता है वो चहुमुखी होता है, चारों दिशाओं में होता है। मीन्स फूड चेन का एक प्राणी अगर ख़त्म हो जाए तो फूड चेन समाप्त मानी जाती है, जबकि फूड वेब में ऐसा नहीं होता है। फूड वेब में अगर एक जीव मर जाए या एक जीव समाप्त हो जाए या एक जीव हट जाए तो भी फूड वेब मेंटेन होती है, दूसरा जीव दूसरे पोषण स्तर को प्राप्त कर लेता है। ये फूड वेब बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जो काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर हैं। आइए देखते हैं अब इसमें फूड चेन, फूड वेब। थर्ड पॉइंट है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो के अंतर्गत हम ये देखते हैं किसी भी जीवधारी में जैसे 10% एनर्जी फ्लो होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इस प्रकार से एनर्जी फ्लो जीवधारियों में किस तरह से होता है इसका हम अध्ययन करते हैं। फोर्थ पॉइंट है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। किसी भी फूड चेन में या फूड वेब में किस प्रकार न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग चलती है उसी को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या पोषण साइक्लिंग। जो पोषण का चक्र होता है उसी को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इकोलॉजिकल पिरामिड। इसी इकोसिस्टम पर कई प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड बनते हैं, जैसे कि ऊर्जा का पिरामिड, जैवभार का पिरामिड एंड कई टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड बनते हैं, जिसको हम आपको सभी एक एक डिटेल में बताएंगे। लास्ट है बायोजियोकेमिकल साइकिल। इस प्रकार से इकोसिस्टम की बायोजियोकेमिकल साइकिल या जैव रासायनिक जो चक्र होता है, जैव रासायनिक जो साइकिल होती है वो किस प्रकार से मेंटेन होती है फूड चेन के द्वारा, फूड वेब के द्वारा, एंड कैसे एनर्जी फ्लो होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कैसी होती है। इसी प्रकार से बायोजियो साइकिल चलती रहती है एक इकोसिस्टम की। और बायोजियो साइकिल जो होती है वो किसी भी पारितंत्र को या किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को या किसी भी इकोसिस्टम को बहुत अच्छे ढंग से संतुलित करती है, मेंटेन करती है। तो ये इस
इसका कार्य बायोजियोकेमिकल साइकिल का कार्य पूरे इकोसिस्टम को संतुलित बनाए रखना है, बैलेंस बनाए रखना है। तो दोस्तों, आज हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम का ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम आपको आगे डिटेल्स में और भी चीज़ें बताते रहेंगे। तब तक के लिए चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।